हेलो स्कॉलर्स, माय नेम सुनील कुमार वर्मा और आज हम इतिहास लेखन के एक अप्रोच, इम्पीरियल अप्रोच या आप उसे कॉलोनियल अप्रोच कह सकते हो, उस पर चर्चा करेंगे। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन पर हम कुछ हिस्टोरियंस को कोट कर जिन्होंने भारत के बारे में अपने विचार रखे, इस विचारधारा को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें यह समझना होगा कि आखिर साम्राज्यवाद क्या है। ठीक है, साम्राज्यवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी अप्रोच है जिसका ये मानना है कि मदर कंट्री का या मातृ देश का कोई हित नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो मातृ देश है उसके अपने किसी भी प्रकार के कोई हित नहीं होते। उसका कार्य सिर्फ इतना है कि अपने ऊपर रूल कर रही कंट्री का उसका पोषण करना। जैसे कि ब्रिटेन ने भारत को अपनी कॉलोनी बनाई, अपना उपनिवेश बनाया, तो ये विचारधारा ये कहती है कि भारत का अपना कोई हित नहीं है, जो हित है वो ब्रिटेन के हैं। एक विचारधारा है जेरेमी बेंथम की, उपयोगितावादी सिद्धांत। वो भी यही कहता है कि जो हित है वो शासन करने वाली कंट्री का है, जो शोषित कंट्री है उसका कोई हित नहीं है। एक दूसरी इसमें ये विचारधारा भी पोषित होती है कि जिन देशों को उपनिवेश बनाया गया है वो देश असभ्य हैं, वहाँ के लोग बर्बर हैं, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था जर्जर है, उन लोगों को अभी जीना ही नहीं आता, वो जंगली है। ठीक है, तो ऐसे में जो सभ्य लोग हैं उन्हें उन देशों में जाकर वहाँ के लोगों को सभ्य बनाना है, वहाँ के लोगों को जीना सिखाना है कि जिया ही किस प्रकार जाता है। अभी तक आप लोगों ने जीना सीखा ही नहीं, हम लोग आपको जीना सिखा रहे हैं। ये सोच साम्राज्यवादी सोच है। इसमें मातृ देश का कोई हित ही नहीं माना जाता। ठीक है, ऑल बेनिफिट्स किस कंट्री का होगा? जो शासन करेगी, जो सभ्य है। ये विचारधारा पहले यूरोप केंद्रित रही। ठीक है, यूरोप के जितने भी देश है, चाहे आप फ्रांस ले लो, आप जर्मनी ले लो, आप स्पेन ले सकते हो, आप ब्रिटेन ले सकते हो, इन्होंने अपने देश से निकलकर अलग अलग क्षेत्रों में गए और वहाँ पर अपनी कॉलोनी स्थापित की। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में वो पढ़ा होगा, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये जो नारा था अमेरिकन रिवॉल्यूशन का,
तो ये क्रांति की मुख्य जड़ें जो थी वो साम्राज्यवाद से ही उत्पन्न हुई थी। ठीक है। और दुनिया भर में जितने भी झगड़े हुए, जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, चाहे वो हम प्रथम विश्व युद्ध कह सकते हैं या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कहीं ना कहीं उनसे साम्राज्यवाद संबंधित था। इंपीरियलिज्म, किसी देश की ये भावना, अपने आप को विस्तृत करने की भावना, दूसरे देश पर जाकर वहाँ पर शासन जमाने की भावना, ठीक है, वहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की भावना, ये साम्राज्यवाद है। ठीक है। पर साम्राज्यवाद से भी ज़्यादा घातक होगा उपनिवेशवाद। ठीक है। साम्राज्यवाद का ही एक विस्तृत रूप है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद में किसी कमज़ोर देश पर राजनीतिक रूप से तो शासन किया ही जाता है, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है, बल्कि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में भी दखल अंदाजी दी जाती है। इज इट क्लियर? तो साम्राज्यवाद जो स्कूल्स जो पढ़ रहे हैं इंपीरियल या उपनिवेशवादी इतिहास लेखन, ये आपको मदद करने वाला है इतिहास को समझने में। इनको हम दो तरीके से देखेंगे इस अप्रोच को। पहली अप्रोच हम जो देखेंगे वो है औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाए गए देशों का इतिहास। पहली अप्रोच कौन सी है? औपनिवेशिक शासन के दौरान उपनिवेश बनाए गए देशों का इतिहास। ठीक है। मैं आपको भारत के संदर्भ में समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और हम इसे पूरे विश्व के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। ठीक है। जिस प्रकार ब्रिटेन ने भारत पर अधिकार कर लिया, ठीक है, और हम देखते हैं कि जब से यूरोपियंस का आगमन हुआ और 1947 जब आज़ाद हुआ, इस पूरे कालखंड को अगर हमें अलग अलग विचारधाराओं के माध्यम से अगर समझना है तो इन अप्रोचों को समझना पड़ेगा। सिंपल ही है। तो हम इसको दो तरीक़ों से समझने की कोशिश करेंगे। पहला ये है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान उपनिवेश बनाए गए देशों का इतिहास, यानी कि भारत का इतिहास। ठीक है। कौन लिख रहा है? अभी भारत क्या है? उपनिवेश है, ब्रिटेन का उपनिवेश है। तो इतिहास कौन लिखेगा? ब्रिटिश इतिहासकार। ठीक है। ब्रिटिश इतिहासकार हमारे भारत का इतिहास लिख रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया का इतिहास लिख रहे हैं। किस हिसाब से? अपने हिसाब से, अपने घमंड में चूर होकर, और उनका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा यहाँ पर साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में भारतीयों को नीचा दिखाना, और जो ब्रिटिश ताज है, ब्रिटिश क्राउन है, उसको दुनिया के सामने, भारतीयों के सामने सर्वश्रेष्ठ साबित करना। ठीक है। तो पहला तो ये इतिहास। दूसरा, हम इस परिप्रेक्ष्य से समझेंगे कि उपनिवेशवादी स्कूल से जुड़े प्रभावित इतिहासकारों के विचारों और उनका दृष्टिकोण, जो इस स्कूल से जुड़े हुए हैं, जितने भी इतिहासकार साम्राज्यवादी जिनकी सोच है, ठीक है, जो इस अप्रोच से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो लिखा, ठीक है, ये दो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है। तो पहली चीज़ हमने क्या पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाए गए देशों का इतिहास। दूसरी, औपनिवेशिक उसूल से प्रभावित इतिहासकारों के विचार और दृष्टिकोण। ठीक है। ब्रिटिश इतिहासकारों के इतिहास ग्रंथों में साम्राज्य निर्माण के विषय में स्वाभाविक तौर पर भारत में अंग्रेजों के शासन को न्यायोचित ठहराने पर बल दिया, भारतीय संस्कृति की आलोचना एवं अपमान की। ठीक है, कि जो शासन है अंग्रेज़ों का भारत, वो क्या है? गलत नहीं है, वो सही है।
उस शासन को सही ठहराने के लिए, न्यायोचित ठहराने के लिए उन्होंने भारतीय जो पहले जो प्रणाली थी, जो संस्कृति थी, भारतीय जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी पहले राजा महाराजाओं की, उसकी आलोचना की और ये कहा कि अब अच्छा है, अब हम आपको सभ्य बना रहे हैं और हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है, ये साम्राज्यवादी इतिहासकार उन्होंने लिखा। प्रेक्स ब्रिटानिका अर्थात अंग्रेज़ों द्वारा प्रदान की गई शांति से भारतीयों को क्या हुआ है, फायदा हुआ है। ठीक है, ऐसा कौन लिखेंगे, साम्राज्यवादी इतिहासकार ने लिखा है। ठीक है, कि प्रेस ब्रिटानिका अर्थात अंग्रेज़ों द्वारा भारत पर थोपी गई शांति से क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। और पहले यहाँ पर शांति नहीं थी, पहले यहाँ पर फ़ायदा नहीं था, पहले तो यहाँ के लोग जंगली थे। ठीक है, इस इतिहास लेखन की एक मुख्य विशेषता है, वह है विचारात्मक चेतना का अभाव। ठीक है, क्योंकि अभी तक भारतीय लोगों में चेतना का अभाव था और जैसे ये ब्रिटिश इतिहासकार लिख रहे थे उसको भारतीय भी मानते चल रहे थे, क्योंकि इतनी समझ उनमें विकसित नहीं हुई थी। ठीक, और जो इतिहास लिख रहा था उसमें भी चेतना का अभाव था। वो क्यों लिख रहा था, घमंड में चूर होकर लिख रहा था, ब्रिटेन की सर्वश्रेष्ठता संपूर्ण विश्व में सिद्ध करने के लिए। ठीक है, चलो अब हम जानेंगे उन प्रमुख ग्रंथों के बारे में जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लिखे गए। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और अक्सर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, ऐसे आप कौन से स्टेट का दे लेना, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे चार्ल्स ग्रांट की। चार्ल्स ग्रांट प्रथम ब्रिटिश इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के बारे में सर्वप्रथम लिखा, चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, चार्ल्स ग्रांट की जो पुस्तक है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे मैं इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलना ताकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। चार्ल्स ग्रांट की पुस्तक है ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट अमंग द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कई बार 5-4 पुस्तकें देने के बाद आपको कहते हैं कि मिलान कीजिए, और चार्ल्स ग्रांट की पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। चार्ल्स ग्रांट ईसाई धर्म स्कूल से जुड़े हुए थे। उनका कहना था कि भारत में ईसाई धर्म की रोशनी फैलाना अंग्रेज़ शासकों को प्राप्त दिव्य नीति है। चार्ल्स ग्रांट ईसाई धर्म जो प्रचारक थे उस अप्रोच से ये भी जो जुड़े हुए थे, और चार्ल्स ग्रांट का ये मानना था कि जो अंग्रेज़ शासक हैं भारत में ईसाई धर्म की रोशनी फैलाना उनको क्या है प्राप्त, एक दिव्य नीति, एक शक्ति है उनके पास ऐसी है ना, कि उन्हें गॉड ने कहा है कि आप जाओ और जो असभ्य देश हैं वहाँ पर जाओ और अपने धर्म की रोशनी फैलाओ। ठीक है, ऐसा चार्ल्स ग्रांट का मानना था, तो आप ये भी नोट कर लेना, है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में सेकंड नंबर के जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हुए वह है जेम्स मिल, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जेम्स मिल, और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जेम्स मिल से। ठीक है, जेम्स मिल 1806 से 1818 के बीच भारतीय इतिहास पर कई ग्रंथ लिखे। जेम्स मिल ने 1806 से लगाकर 1818 के बीच जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास पर कई ग्रंथ लिखे। जेम्स मिल कभी भारत नहीं आए, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जेम्स मिल कभी भारत आए ही नहीं, फिर भी उन्होंने भारत के बारे में लिखा, भारत का इतिहास लिखा। किस प्रकार लिखा, जो अधिकारी ब्रिटेन आए थे उन्होंने जो लिखा उनको पढ़कर, उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर, अपने पूर्वाग्रह के आधार पर जेम्स मिल ने भारत के बारे में कई ग्रंथ लिख दिए।
उनमें से जेम्स मिल की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है और बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, रट लेना। इस पुस्तक का नाम हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी पुस्तक है? जेम्स मिल की पुस्तक है, ठीक है। अभी एग्ज़ाम हुआ था एक 2019 में यूजीसी नेट का, उसमें जेम्स मिल के बारे में 4 कथन दिए थे और उनमें से पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो उनमें से एक कथन तो यह था कि जेम्स मिल जो थे कभी भारत आए थे क्या? तो जेम्स मिल कभी भारत नहीं आए, ये बात याद रखना, ठीक है। उनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। आगे चलते हैं। जेम्स मिल जेरमी बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत से जुड़े हुए थे और जेम्स मिल पर जेरमी बेंथम के विचारों का प्रभाव नज़र आता है, ठीक है। जेम्स मिल जेरमी बेंथम के सिद्धांतों से प्रभावित थे, याद रखना ये, ठीक है। और उनके विचारों पर भी जेरमी बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रभाव था। जेम्स मिल जो थे वो घमंड से चूर साम्राज्यवाद का संदेश प्रसारित करते हैं और उन्होंने वैसा ही लिखा जैसा एक समय इंग्लैंड के पाठक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। उस वक्त क्या हुआ कि 1815 में ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया, नेपोलियन की हार हुई बुरी तरीके से, ठीक है, और ब्रिटेन की विजय हो गई। तो संपूर्ण विश्व में जो सत्ता थी वो ब्रिटेन के पास आ गई और ब्रिटेन एक अव्वल दर्जे की शक्ति विश्व के सामने उभर कर आई। तो ब्रिटेन के लोगों में ये जो साम्राज्यवाद की जो भावना थी ये और ज़्यादा बलवती हुई और मजबूत हुई और वहाँ के लोग संपूर्ण संसार में खुद को श्रेष्ठ समझने लगे कि ब्रिटेन जैसी पावर अब कोई दूसरी नहीं है। वही सोच जेम्स मिल के इतिहास लेखन को प्रभावित करती है, ठीक है। अब जेम्स मिल ने वही लिखा जो वहाँ के लोग पढ़ना चाहते हैं कि ब्रिटेन तो अच्छा है, बहुत अच्छा है और हम बहुत पावरफुल हैं, हमारा धर्म बहुत अच्छा है और अन्य देश कमज़ोर हैं, वह लोग असभ्य हैं, बर्बर है। इस घमंड से चूर होकर जेम्स मिल ने पुस्तक लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया और ये पुस्तक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि इसके 4-5 बार प्रकाशन हुए, इतनी ज़्यादा इसकी बिक्री हुई। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अधिकारी जो हेलेबरी में पढ़ते थे उनके लिए पाठ्य पुस्तक भी ये बनी, जेम्स मिल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। याद रखना कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल की पुस्तक पाठ्य पुस्तक भी बनी थी, ठीक है। अब बात करते हैं एल्फिस्टन की, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एल्फिस्टन 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 ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक अधिकारी थे एल्फिस्टन, ठीक है। एक सिविल सर्वेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी थे एल्फिस्टन, ब्रिटिश भारत में थे और इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोमडन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप याद रखना। एल्फिस्टन की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोमडन इंडिया। इनकी एक अन्य पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पावर इन द ईस्ट। इनकी 2 पुस्तकें हैं, दोनों पुस्तकों का आप नाम याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पावर इन द ईस्ट और हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोमडन इंडिया, जिनमें जो हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोमडन इंडिया है वो ज़्यादा पॉपुलर पुस्तक है, तो आप उसको तो याद कर लेना, ठीक है। ये पुस्तक 1857 के बाद स्थापित भारतीय विश्वविद्यालयों में व्यापक पुस्तक बन गई। जेम्स मिल की पुस्तक के बाद ये भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई गई। इम्पोर्टेंट
लाइन है, नोट करके लिख लो, ठीक है। एल्फिंस्टन की पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालयों में 1857 के बाद एक व्यापक पाठ्य पुस्तक बन गई। एल्फिंस्टन ने हेस्टिंग्स के शासनकाल तक ब्रिटिश शासन का वर्णन इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल तक, ठीक है। एल्फिंस्टन के इतिहास लेखन से प्रभावित होकर भारतीय इतिहास लेखन में हिंदू एवं मुस्लिम शासन के बजाय प्राचीन एवं मध्यकाल नामकरण को बढ़ावा मिला, ठीक है। इसके बाद जे टेलबॉय व्हीलर, इसके बाद आए जे टेलबॉय व्हीलर। 1860 के दशक में पेशेवर बेहतर इतिहास लिखने वाले जे टेलबॉय व्हीलर, इनकी पुस्तक का नाम इतनी इम्पोर्टेंट, इनकी पुस्तक का नाम याद कर लो आप ओनली। इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पर इन्होंने वर्त इतिहास लिखा था। जो जेम्स मिल की जो पुस्तक थी ना, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसी पर इन्होंने अपना वृहत इतिहास लिखा। इनकी पुस्तक सर्वे ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। अब इम्पोर्टेंट एक अन्य इतिहासकार जिन्होंने भारत के बारे में लिखा वो है विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ इज मोस्ट पॉपुलर हिस्टोरियंस, ब्रिटिश हिस्टोरियंस विंसेंट स्मिथ, ठीक है। ये भी एक सिविल सर्वेंट थे विंसेंट स्मिथ, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो बार बार कई एग्जामों में पूछी गई है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, आप नोट लगाकर लिख लो, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। सॉरी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल की है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1911 तक भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई गई। इनकी ये जो पुस्तक है ये भी भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई गई। विंसेंट स्मिथ की पुस्तक को एक पेशेवर लेखन के रूप में देखा जाता और ये माना जाता था कि इस पुस्तक की जोड़ में अभी तक जितनी पुस्तकें लिखी गई थी उनमें से सबसे अच्छी पुस्तक इतिहास लेखन की दृष्टि से, सबसे पेशेवर इतिहास लेखन की दृष्टि से वो विंसेंट स्मिथ की पुस्तक साबित हुई। 1885 के बाद समय समय पर होने वाले राष्ट्रवादी आंदोलन और 1905 में बंग भंग के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन ने भारतीय इतिहास के बारे में उनकी दृष्टि को प्रभावित किया। विंसेंट स्मिथ का मानना था कि जिस दिन ब्रिटिश सत्ता समाप्त होगी उस दिन ब्रिटिश शासन द्वारा अर्जित विकास मिट्टी में मिल जाएगा। आप इनकी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनकी सोच किस प्रकार की रही होगी भारत के बारे में, ठीक है, भारत के ढांचे के बारे में। विंसेंट स्मिथ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिस दिन ब्रिटिश सत्ता समाप्त होगी ना इंडिया से, उस वक्त ब्रिटिश शासन द्वारा जो विकास हुआ है ना भारत में, सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी उस साम्राज्यवाद का जो चस्का इनको लगा हुआ है ना, वो इनके इतिहास लेखन में स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे इतिहास चलता गया, इतिहासकार आते गए, थोड़ा सा इनका रवैया भारतीयों के प्रति उदार होने लगा। और उसका एग्जाम्पल है हमारे पास में है एडवर्ड थॉमसन और जीटी गैरेट। ये अन्य इतिहासकार एडवर्ड थॉमसन और जीटी गैरेट एक धर्म प्रचारक थे। एडवर्ड थॉमसन एक धर्म प्रचारक थे, बंगाल के कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया और रविंद्रनाथ टैगोर के अच्छे मित्र थे जीटी गैरेट। जीटी गैरेट प्रशासनिक अधिकारी थे। इन दोनों को कंजर्वेटिव पार्टी की आलोचना सहनी पड़ी। उस वक्त ब्रिटेन में सरकार थी कंजर्वेटिव पार्टी की, और इनका जो रवैया था भारतीयों के प्रति जीटी गैरेट का, एडवर्ड थॉमसन का, वो थोड़ा उदार था। अन्य ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस आए उनके मुकाबले इन्होंने भारतीयों के प्रति थोड़ा सा अपना उदारता का परिचय दिया। इसी वजह से इनको ब्रिटिश सरकार की आलोचना सहनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार से थोड़ा सा इन्होंने उनके प्रति थोड़ा सा उनका एकदम से साथ नहीं दिया ना, इसलिए, और भारतीयों के प्रति उदारता दिखाई इन्होंने, इसलिए स्वाभाविक, ये तो स्वाभाविक ही था कि कंजर्वेटिव पार्टी का इनकी आलोचना सहनी पड़ती, ठीक है।
इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है राइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आप याद कर लेना, ये भी पूछी गई है एग्ज़ामों में, राइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनका रुख भारतीयों के प्रति थोड़ा उदार था और वह भारतीयों के प्रति अपनी उदारता अपने लेखन में प्रकट करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये उदारता एक दिन बढ़ती जाएगी और भारत से स्वतंत्र हो जाएगा। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों के बीच प्रगतिशील और उदारवादी खेलों की सोच बदल रही थी और इस बदलती मानसिकता के कारण साम्राज्यवादी सत्ता 1947 में भारत को हस्तांतरण कर दी गई। आरंभ में जहाँ हम ये देखते हैं कि इतिहास लेखन यूरोपीय केंद्रित था, यूरोप को ही उच्च दर्जे की शक्ति माना जाता था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, उदारवादी सोच बढ़ी, अपेक्षाकृत कम नस्लवादी, कम जाति दृष्टिकोण, और फिर धीरे धीरे तो आज हमने कुछ प्रमुख ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों के बारे में जाना और ब्रिटिश इतिहास लेखन यानी साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के बारे में जाना। कल हम इसी अप्रोच से जुड़े उन इतिहासकारों के बारे में जानेंगे जिनकी रचनाएं कभी पाठ्य पुस्तक तो नहीं बन पाई, पर उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया